हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। कैसे हैं सब? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? मेरी आवाज आ रही है तो एक बार लिखकर बतला दीजिए। एक बार लिखकर बतला दीजिए। वेलकम एवरीवन इन द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं विनिंग स्ट्रेटजी, विनिंग पेपर स्ट्रेटजी के बारे में, है ना? तो ऐसा है ना ऐसी बात करने के लिए अपन आए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दैट्स ग्रेट। अन्ना सेना ओपी इन द चैट बॉक्स गाइस, दैट्स ग्रेट। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डिफेंडर मामू, क्या बात है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। सचिन सर ओपी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे, है ना? लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। पहले बताइए कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल, किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है? क्या आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत शानदार तरीके से चल रही है? बिल्कुल लिखिए, लिखकर बतलाइए। हैव यू टॉट सचिन सर? खैर, सचिन सर ने खुद ने भी बहुत बार बताया है ना, और हमारे प्रिय शिष्यों में से एक हैं सचिन सर, और काफी शानदार इंसान है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और बहुत ही बढ़िया सर का एक तरीका होता है चीजों को बतलाने का। तो मतलब ऑनलाइन में अगर बात करें तो सर काफी 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 बढ़िया तरीके से बच्चों को इतने सालों से डील करते आ रहे हैं। और मेरे को भी बहुत खुशी होती है ना, कि जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं। अभी भी कुछ दिनों पहले भी बात हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में सर के बारे में सर को कहा कि यार, आप जब भी थोड़े से देर लेट होते हो 2-3 मिनट, तो बच्चे जो है मेरी क्लास में आकर खूब फैलाकर जाते हैं माहौल। तो सर ने कहा कि अरे सर, आप उनको बोल दिया करो कि तुम भी स्टूडेंट हो और सर भी स्टूडेंट है तो इसलिए तुम लोग चुपचाप पढ़ाई करो, है ना? तो काफी अच्छा लगता है, काफी ह्यूमरस, काफी हम्बल टीचर्स जो मैंने आज तक मिला हूं, तो सचिन सर उनमें से एक हैं, और काफी उत्कृष्ट पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में देखो हम थोड़ी बातें करने वाले हैं। और ये सेशन डेडिकेटेड भी इसलिए क्योंकि देखो यार, क्या है ना, कि 2 साल की लंबी पढ़ाई होती है। और 2 साल की लंबी पढ़ाई में देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जानना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट लेवल पे नॉलेज तो अच्छी बात है ना? जितना हम सब्जेक्ट नॉलेज पे बातों को करें, पढ़ें लिखें, वो तो बेस्ट है। मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सोचने के बारे में बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन ये सारी चीजें या ये सारे सेशंस भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं मार्गदर्शन टाइप के सेशंस होते हैं, जिसमें बच्चों को ये समझाने की कोशिश होती है कि आप जितना पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह समझ में आना है कि 100% चीजें आना कोई आवश्यक चीज नहीं है, अनिवार्य चीज नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कोशिश होनी चाहिए कि हर चीज हम अच्छी तरीके से सीखें। और उसके बाद जो भी लेवल तय होता है, फिर मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, सारी चीजें करते हैं। उसके बाद जो है हमारा एग्जामिनेशन होता है, और वो जो हमारा एक कॉमन सेंस इवॉल्व होकर आता है ड्यूरिंग दिस जर्नी। 2 साल में हमारा जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड बनता है, एक सोचने के तरीके में जो चेंज आता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वही अल्टीमेटली एग्जामिनेशन वाले दिन काम आता है। लेकिन उसमें जो एक अहम भूमिका होती है, वो पेपर की होती है ना? उसमें एक जो सबसे बड़ा मेजर पार्ट होता है वो पेपर का होता है। और पेपर आप सभी को पता है कि 100% नहीं, लेकिन जरूरी ये है कि हमें ये समझना है कि ये पेपर किस तरीके का आता है, किस तरीके से ये पेपर्स को हमें करना चाहिए, किस तरीके की। देखो, मॉक में काम करना, मॉक में अच्छे नंबर लाना भी हमारी एक प्रायोरिटी तो होती ही है बच्चों, है ना? तो इस बात को समझिएगा और उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है? जैसे यहां पे जो सबसे पहली चीज जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज
द रीसेंट चेंजेस जो जेई पेपर के बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं या कैलकुलेशन हैवी हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे आपको एक चीज समझाता हूं कि यहां पे 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं ना, 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं। एक सेकेंड जरा मैं मार्कर ढूंढ लेता हूं, है ना, मार्कर ढूंढ लेता हूं। तो देखो यहां पे क्या है, फिजिक्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है और मैथ्स भी चल रहा है। और इसमें भी 2 चीजें चल रही है ना, इसमें भी 2 चीजें चल रही हैं। एक तो जेई मेन से ओरिएंटेड पेपर्स की बात हो रही है ना, और एक जेई एडवांस के पेपर्स के बारे में बात हो रही है ना। दो अलग तरह के एग्जामिनेशन है बच्चों, 2 अलग तरह के एग्जामिनेशन है ना। सिलेबस दोनों का डेफिनेटली सेम है ना, सिलेबस दोनों का डेफिनेटली सेम है ना। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सिलेबस दोनों का डिफरेंट है, सिलेबस तो दोनों का ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली चीज समझना पड़ेगा कि जेई मेन तरह के पेपर्स की बात हो रही है, जेई एडवांस की तरह के पेपर की बात हो रही है। कैलकुलेशन हैवी की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन इजी के बारे में बात करें तो आप देखोगे कि जब जेई मेन के हमारे पास ऑलमोस्ट हर साल 2 शिफ्ट होते हैं, और 2 शिफ्ट में हमारे पास टोटल कितने सेशंस होते हैं, 10 + 10 सेशंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी 9 सेशन भी होते हैं, कभी 8 भी हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लान, है ना। मतलब एनटीए का जो भी प्लान होता है ना, जो भी एनटीए का प्लान होता है, उसमें हम बोले कि 10 + 10 सेशंस होते हैं 2 शिफ्ट में, है ना। आपको पता है एक बार जनवरी में होता है एग्जाम, एक बार अप्रैल में होता है एग्जाम, इस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। अगर हम बात करें कि क्या जेई के पेपर्स में कुछ चेंजेस बन रहे हैं, तो जब मैं जेई के बारे में बात कर रहा हूं तो हम दोनों ही एग्जामिनेशन के बारे में अलग अलग बात करें तो बेहतर रहेगा, तो क्लैरिटी रहेगी। क्योंकि हमें यह सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि दोनों पेपर एक तरह के नहीं होते। जब हम जेई मेन में अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं तो आपको जैसा कि पता है कि इसमें टोटल हमारे पास 25 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जेई मेन में। और इसमें 20 + 5 वाला अपना चलता है गेम कि 20 आपके सिंगल करेक्ट होते हैं और 5 जो होते हैं दैट इज इंटीजर टाइप। तो क्या इसमें कोई ऐसा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है? तो आंसर इसकी इधर की साइड में ऐसा कोई चेंज बहुत बड़ा तो मैथ्स के सेक्शन में ऐसा देखने को नहीं मिला, है ना। मैथ्स के सेक्शन में इतना बहुत भारी कोई चेंज नहीं देखने को मिला है। अगर कोई बोले कि सर कैलकुलेशन बेस्ड सवाल ज्यादा आता है या फिर आप कॉन्सेप्चुअल सवाल देखते हो बहुत ज्यादा आता है, तो ये मान के चलो कि ये दोनों तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन हैवी सवाल, तो कैलकुलेशन हैवी सवाल आप बच्चों देखोगे कि कम से कम आपके पास 5 से 8 सवाल ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन में थोड़े से हैवियर साइड होते हैं, है ना। और जो बाकी सवाल होते हैं वो कैलकुलेशन में इतने हैवी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रखा है दोस्तों, है ना, अगर सिलेबस को आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है तो मान के चलिएगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से उस तरह के सवालों को क्रैक कर सकते हैं। चाहे आप इसमें मतलब आप ये ऐसा भी सोच सकते हैं ना, आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर हम जेई मेन के पेपर का पूरा पोस्टमार्टम करें तो आप पकड़ के चलिए कि 6-7 सवाल ऐसे होंगे या 5 से 8 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो कैलकुलेशन हैवी होगा। मतलब कहने का यह है कि वहां टाइम लिमिट में उसको करने में बड़ी दिक्कत आती है ना। और यही एक्चुअली ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, है ना, यही एक्चुअली ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं। यहां पे ये ट्रैप क्वेश्चंस इसलिए होते हैं कि आपने अगर मान लीजिए कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को छुआ, तो इसमें क्या दिक्कत आएगी कि फिर आप उस क्वेश्चन को करते 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 10 से 15 मिनट लूज कर जाते हैं और फिर आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है और उस फ्रस्ट्रेशन के कारण आप उस पूरे पेपर को नहीं कर पाते हैं। तो यानी कि मॉक टेस्ट में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो कैलकुलेशन हैवी वाले सवाल है उसको नहीं छुएं, है ना। हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को फिगर आउट करना सीखना पड़ेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द विनिंग स्ट्रेटजी, दिस इज द पार्ट ऑफ द विनिंग स्ट्रेटजी कि आपको सबसे पहले ऐसे सोचना पड़ेगा कि हमारे पास अगर ऐसे सवाल हैं जो कि होते हैं 15 के सवाल के आसपास होते हैं, 15 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं जो कैलकुलेशन हैवी नहीं होते, लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है तो ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं एंड दैट टू विद इन टाइम। लेकिन होते नहीं है ये सर, क्यों नहीं होते? क्योंकि हम जनरली इस तरह के सवालों को भी छेड़ देते हैं। अब जब तुम 5 से 8 सवालों में अगर 2-3 सवाल भी ऐसे फंस गए जिसमें आपने 10 मिनट से ज्यादा का समय दिया, तो आप ये मान के चलोगे कि इस तरह के सवालों को करने का समय आपके पास अब लिमिटेड हो चुका है और उसकी वजह से ये नंबर जो है आप रीच नहीं कर पाते। तो आप इस बात को समझिएगा कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आप अभी बहुत अर्ली स्टेज पे हैं,
अभी आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता है, क्योंकि देखो बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस होगी, और बहुत सारे टॉपिक्स जो ऐसे होंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या कंपाउंड एंगल अच्छे सीख लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी अच्छे से आने लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन सीख लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होने लगेगा। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन सीखा है तो सिर्फ सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन वाली चीज आप अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए फिर अलग तरह की चीजें आती है, उसमें अलग तरह की मेहनत चलती है। तो आप इस चीज को समझिएगा कि सिलेबस का कंप्लीशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उसमें भी अगर हर एक टॉपिक पे अगर आपकी अच्छी पकड़ बन गई है, एक अच्छे लेवल तक की पकड़ बन गई है, तो 15 सवाल आप कभी भी कर सकते हैं विद इन टाइम, फिगर आउट करके पहले, और बाद में धीरे 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 आप काम कर सकते हैं ना। तो कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चंस की बात करें तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन डेफिनेटली 5 से 8 ऐसे सवाल होंगे जो कैलकुलेशन में आपके पास हैवी क्वेश्चंस होंगे, उनको छोड़ना इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, है ना। मतलब शुरुआती क्षणों में उन सवालों को कोई हाथ ना लगाए। जब आपने वैसे सवाल कर लिए जो होने लायक सवाल थे, तो उसके बाद फिर आप इन सवालों को ट्राई कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी एफिशिएंसी, आपका एग्रीगेट टोटल, आपका पूरा जो मार्क्स है वो बहुत अच्छा और बेहतर दिखे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं बच्चों फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आप देखोगे कि इसमें ऑलमोस्ट, है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन अब आने लगा है, लेकिन अभी से 1-2 साल पहले की बात करें तो टोटली फॉर्मूला बेस्ड जेई मेन होता था, है ना। और अभी भी आप ये मान के चलो कि 80% फिजिक्स जो है वो फॉर्मूला बेस ही चलती है। यानी कि अगर आप जेई मेन में एक विनिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो फिजिक्स इज द कोर थिंग, जहां पे आप बहुत अच्छी तरीके से अगर पकड़ बनाते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो आप मान के चलिए कि 80% आप यहां से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब 25 में से आउट ऑफ 25 आप 20 क्वेश्चन के आसपास आप मान के चलिएगा, है ना, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी गलती के, और वो भी विद इन टाइम। तो यानी कि यहां पे तो कैलकुलेशन हैवी वाली कोई बात ही नहीं नजर आती है। और केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में कभी कभी फिजिकल केमिस्ट्री की चीजें थोड़ी सी लेंदी होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो अगर आपने बैलेंस ढूंढ लिया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो आप मान के चलिए यहां विद इन बहुत कम टाइम में आप चीजों को कर सकते हैं, बहुत कम समय में आप चीजों को कर सकते हैं और आप बेहतरीन कर सकते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज इग्नोर नहीं होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई भी चीज इग्नोर नहीं होना चाहिए, है ना। सबको कंटिन्यूटी में पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, कि किसी 2 सब्जेक्ट को तो पकड़ लेते हैं और तीसरे को इग्नोर कर देते हैं, और जैसे ही तीसरे को इग्नोर करते हैं बाद में चल के उस चैप्टर के कारण, उस पर्टिकुलर चीज के कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल लो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिर्फ खराब नहीं करता आपका पेपर, आपके जो बाकी दोनों पेपर होते हैं उसमें भी उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ओवरऑल पूरे पेपर में एक जैसा रहता है। तो आप इस चीज को भी समझिएगा कि अभी आप बहुत अर्ली स्टेज में हैं, अभी बहुत ज्यादा किसी का ज्ञान लेकर काम मत कीजिए, आप बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। आप ये मान के चलिए, आप में से हर बच्चा बोलेगा सर बैलेंस नहीं बन रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा है, लेकिन बैलेंस नहीं बन रहा है उसके बाद भी इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि वो प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, बैलेंसिंग की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। जेई मेन के एग्जामिनेशन को अगर सॉलिड तरीके से क्रैक करना है तो यही काम आपको बार बार करना है। लेकिन अगर मैं जेई एडवांस के सवालों की बात करूं बच्चों, तो यहां बहुत अलग तरह का खेल देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहली चीज होती है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पहले तो पेपर 1 पेपर 2 ऑन द सेम डे, है ना, ऑन द सेम डे दोनों के दोनों पेपर होते हैं, और दोनों पेपर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं ना, दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं ऑन द सेम सिलेबस, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें नंबर ऑफ सवाल जनरली 16 से 17 होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। अब डिपेंड करता है, कभी कभी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, तो कभी 17 भी होता है, कभी 18 भी होता है, कभी 16 भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या, मतलब उस साल में क्या पेपर बना है, ठीक है। तो यानी यहां पे रिलेटिवली समय थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिलेटिवली समय थोड़ा ज्यादा होता है ना, टाइम थोड़ा अप रहता है। लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों ही पेपर्स में आपको मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना, मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि वेक्टर के सवाल में मैट्रिक्स घुसा दे, है ना, मैट्रिक्स के सवाल में परमुटेशन कॉम्बिनेशन चला जाए, समझना। मतलब एक वेक्टर का सवाल बना रहा है और प्रेजेंट कैसे कर दिया, मैट्रिक्स के टाइप में मैट्रिक्स का सवाल बना रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाल दिया उसमें,
समझ रहे हो, सेट का सवाल बना रहा है, उसमें प्रोबेबिलिटी डाल दिया। तो आप समझ रहे हैं ना कि इसमें जो इंटरमिक्सिंग है चीजों की वो कुछ ज्यादा होती है। तो यहां पे आप देखोगे कि लैंग्वेज का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें एक चीज और दिमाग में रखनी पड़ती है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। अगर मैं जेई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन के बारे में बात करता हूं, क्या यहां भी कैलकुलेशन हैवी सवाल मिलते हैं? मिलते हैं, 100% कैलकुलेशन हैवी सवाल मिलते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन हैवी सवाल आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिलते हैं, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशन हैवी सवाल मिलते हैं। आप समझिएगा, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, यहां कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चंस रहते हैं। तो पूछे सर मैथ्स में कहां कहां रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे आपकी कोनिक सेक्शन में जो होता है ना, कोनिक सेक्शन या सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इन सब जगहों पे कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। मोस्टली कोनिक और सर्कल में रहते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक चैप्टर चलता है उसमें भी आप देखोगे कैलकुलेशन हैवी सवाल रहते हैं। 3D अगर आप देखोगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वहां भी आपके पास एक कैलकुलेशन हैवी सवाल हो सकता है ना। और साथ ही साथ मैट्रिक्स है, वहां भी आपके पास एक कैलकुलेशन हैवी सवाल मिल सकता है। तो यानी आप ये समझना कि ओवरऑल मैथ्स में हर जगह कैलकुलेशन हैवी सवाल नहीं मिलेगा, बट देयर आर फ्यू आइडेंटिफाइड, है ना, टॉपिक्स जहां पे आपको कैलकुलेशन हैवी सवाल देखने को मिलते हैं, लाइक मैट्रिक्स, 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कभी कभी कम भी रहता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, इन सब में कैलकुलेशन हैवी सवाल आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझिएगा कि जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप पीवाईक्यूज करते हैं तो खुद से भी एक एनालिसिस पावर डेवलप कीजिए, है ना। मैं आपको यहां पे राय दे रहा हूं कि आपको एक खुद से एनालिसिस पावर भी लेकर आना चाहिए। फिजिक्स देखोगे तो फिजिक्स में जो इंटरमिक्सिंग होती है वो बहुत तगड़ी तरीके की होती है। फिजिक्स में तगड़ी तरीके की आपकी इंटरमिक्सिंग होती है। और इस बार का अगर आपने पेपर देखा हो, है ना, इस बार का पेपर का फीडबैक अगर आपने सुना होगा, तो फिजिक्स काफी अच्छे लेवल का पूछा गया है, काफी अच्छे लेवल का पूछा गया। तो यहां पे ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यस, जब अब हम एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, तो जब से ये एआई युग का शुरुआत हुआ है ना, एआई युग का शुरुआत हुआ है, यहां पे देखिएगा कि लैंग्वेजेस इतनी रिफाइंड फॉर्म की आने लग गई हैं, है ना। लैंग्वेजेस इतनी रिफाइंड फॉर्म की आती हैं, जैसे पहले इतना रिफाइंड लैंग्वेज के टर्म्स में चीजें नहीं बनती थी। तो जैसे जैसे ये एआई युग चालू हुआ है, वैसे वैसे आप देखोगे कि जो लैंग्वेजेस के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा काम होता है। तो जब रूरल बैकग्राउंड से बच्चा आता है ना, हमारे गांव से जो बच्चा आता है, उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं होती, उसका लिटरेचर उतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो नहीं समझ पाता है, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है, उस चीज को पूरी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता है, क्योंकि अगर सवाल 4 से 5 लाइन में जा रहा है तो वो देखकर अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों, अभी से आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, अभी से आपको लिटरेचर पे वर्क करना चाहिए। मैं तो आपको यहां तक भी कहूंगा कि फिजिक्स की अच्छी किताबें पढ़ा कीजिए, है ना। फिजिक्स की अच्छी किताबें पढ़ा कीजिए, टीचर्स ने पढ़ा दिया, सब लोगों ने पढ़ा दिया, उसके बाद भी फिजिक्स की किताब अलग से जो चीज आप पढ़ चुके हो टीचर के द्वारा, उसको लेकर बैठिए, है ना। समझने की कोशिश कीजिए कि ये लैंग्वेज क्या कह रहा है, ये लैंग्वेज क्या कह रहा है। इस तरीके से आप उन लैंग्वेज से अच्छी तरीके से परिचित हो सकते हैं। तो अगर आप रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक रिमोट एरिया से आ रहे हैं, तो वहां पे लैंग्वेज की बहुत कमी होती है। लेकिन जब आप जेईई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन को फेस करते हैं, तो वहां लैंग्वेज एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। तो इन सब बातों को दिमाग में रखिएगा, है ना, इन सब बातों को दिमाग में रखिएगा कि आपको थोड़ा चीजों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी किताबें होती हैं ना, मैं एक्चुअली राय इसलिए नहीं देता हूं फिजिक्स में क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूं, लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जिसमें लैंग्वेज ओरिएंटेड बात होती है, उसको समझना। एक पैरा पढ़ लिया, एक हैबिट बना लो, एक हैबिट बना लो कि हर दिन किताब से मैंने कोई एक पैरा पढ़ लिया और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरीके से आता है। आप एआई का यूज कीजिए, आप एआई का यूज कीजिए। आप एक किताब के मतलब एक पन्ने का स्क्रीनशॉट डालिए और उसको बोलिए कि एक बढ़िया जेईई एडवांस का सवाल तैयार करके दो, है ना, और उसको पढ़ने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, सो दैट कि आपको समझ में आए कि यार ये जो लैंग्वेजेस है किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो यानी कि थोड़ा सा समय कभी कभी इस तरह की चीजों के लिए भी निकाला कीजिए, है ना। बिल्कुल आप ऐसा नहीं मान के चलिए कि जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे तो हो जाए, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए। और यही एक टॉपर बच्चे की निशानी होती है कि वो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एफर्ट बार बार अलग अलग तरह की चीजों का डालता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन पेपर्स के बारे में सोच सकते हैं बेटा, है ना। हाँ, जैसे रेशनिंग हेलिडीज फॉर ओसी यार ये तुम तो स्पैम में लगे हुए हो यार। मैं यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, वो कह रहा है रेशनिंग हेलिडेज फॉर ओसी। ओह माय गॉड, लव यू बेटा। चलिए,
है ना। तो मेरे ख्याल से ये पहला वाला पॉइंट हम लोगों ने अच्छी तरीके से आंसर कर दिया। मैंने तो वैसे मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें आंसर कर दी हैं करीब करीब, लेकिन चलिए अब इसको थोड़ा थोड़ा रिफाइन करते चलते हैं, ठीक है ना। विच सेक्शन शुड स्टूडेंट्स स्टार्ट विथ एंड वाई। अब यहां पे देखो दो बातें है ना, यहां पे कंफर्ट एरिया है, ठीक है ना। अब अगर मैं जेई मेन के एग्जामिनेशन की बात करूं तो दो तरह के एग्जाम पेपर, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो सिंगल करेक्ट है ना, और दूसरा होता है आपका इंटीजर। अब बहुत सारे बच्चों की मैच्योरिटी लेवल उस तरह से नहीं हो पाती है ना, उस तरीके से नहीं हो पाती है, वो उस तरीके से नहीं सोच पाते हैं। तो जनरली हमारी तो यही राय होती है और बच्चों की भी यही राय होती है कि वो सिंगल करेक्ट में जो फेमिलियर क्वेश्चन है उसके साथ स्टार्ट करें, है ना। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में यहां बात हो रही है कि विच सेक्शन शुड स्टूडेंट स्टार्ट विथ एंड वाई, तो मेरे ख्याल से अगर आप जेई मेन के पेपर को अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, क्योंकि देखो पेपर इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कि आप कितने कॉन्फिडेंट होके पेपर के अंदर घुसते हो। क्या आप में से किसी बच्चे ने ऐसा रियलाइज किया है ना, लिख कर बतलाना, है ना, लिख कर बतलाना, क्या कभी आपने ऐसा रियलाइज किया है कि जब आप पेपर देने जाते हो, जेई मेन एडवांस की बात कर रहा हूं ना, उसके पहले बोर्ड लेवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आप जेई मेन या एडवांस के पेपर के बारे में अगर आपने कभी किया हो, अगर नहीं हुआ अभी तक तो कोई बात नहीं, आगे ऐसे मोमेंट्स आएंगे, लेकिन कभी आपने ऐसा रियलाइज किया है कि आपके ऊपर आपने प्रेशर ही नहीं लिया कि यार मैं नहीं ले रहा है प्रेशर, जैसा होगा देख लेंगे यार, है ना, बिल्कुल खुले माइंड से गए एंड यू, है ना, मतलब बिल्कुल खुले माइंड से, मतलब ऐसा कि यार ठीक है जो होगा देखेंगे यार, है ना, पढ़ा हुआ है ना, ऐसा नहीं कि यार कुछ नहीं पढ़ा है और कुछ पढ़ा ही नहीं है तो जो होगा देखा जाएगा, फिर वो एक अलग बात है। लेकिन आप बिना प्रेशर के गए, है ना, मूड में कि ठीक है यार देख लेंगे यार, पढ़ा तो है ही ना, जो होगा देख लेंगे। तो जब आपने प्रेशर नहीं लिया होगा तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया होगा। लेकिन जिस दिन आपने ऐसा किया होगा कि यार पेपर है पेपर है पेपर है, ये करना है वो करना है, ये बाकी है ऐसा बाकी है, इसको रिवाइज करना है वो करना है, यानी कि 10 चीजें आपके दिमाग में चल रही है घूम रही है और अंदर से डर लग रहा है कि यार पता नहीं पेरेंट्स क्या बोलेंगे इस नंबर के बारे में, तो यानी कि आपने बहुत ज्यादा प्रेशर ले रखा है एंड यू विल सी कि उस दिन आपको ज्यादा जानते होगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन आपने सिलेबस की तैयारी बहुत अच्छी की होगी उस दिन, लेकिन उसके बाद भी नंबर कम आए, है ना, उसके बाद भी नंबर कम आए। लेकिन वहां पे जहां पे आपने टेंशन नहीं लिया था, प्रेशर नहीं लिया था, है ना, आपने बस ये सोच के गए थे कि यार मैं हर एक सवाल को देखूंगा पढ़ूंगा, आता होगा तो कर लूंगा, है ना, बस वैसे, तो वहां पे आपका ज्यादा नंबर आया होगा, गलतियां कम हुई होंगी, क्योंकि प्रेशर आपसे गलतियां कराता है और वो मिस्टेक्स ऐसे होते हैं कि एग्जामिनेशन टाइम में कोई पकड़ नहीं पाता। तो आप इस चीज को समझिएगा, है ना, आप इस चीज को समझिएगा, मैं बहुत ही दिल से बतलाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि सिंगल करेक्ट से स्टार्ट कीजिए, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है, आप वैसे सवाल भी करके आ जाते हो जो आपने सोचा नहीं था कि यार ये मुझसे हो जाएगा, है ना, आपको देख के लगा कि यार ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, आपने ट्राई किया, भाई निकल गया निकल गया निकल गया। तो कॉन्फिडेंस इज द मेन गेम, है ना, कॉन्फिडेंस इज द मेन गेम, यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट गेम का पार्ट है वो कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए सिंगल करेक्ट से शुरू कीजिए और इसको इग्नोर मत कीजिए, है ना, डोंट इग्नोर इट। आपको लग रहा है कि नहीं यार सिंगल करेक्ट में जितना मुझे खींचना था मैंने खींच लिया, तो अब आप इंटीजर टाइप में भी देखिए, है ना, अब आप इंटीजर टाइप में देखिए और सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन वाले क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार सीक्वेंस सीरीज मेरा स्ट्रॉन्ग है और सीक्वेंस सीरीज का इंटीजर में कोई सवाल पड़ा हुआ है और एपीजीपी का सवाल लग रहा है कि यार इसमें तो मैंने बहुत सवाल लगाए, तो उसको ट्राई कीजिए। मेन काम यही है कि 25 में से 17-18 सवाल तक हम किसी तरीके से पहुंचे, 25 में 25 पहुंच जाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब अगर कोई बोलता है कि जेई एडवांस के बारे में बात करें ना, अच्छा इसमें भी एक चीज हो सकती है कि सर केमिस्ट्री से शुरू करें, फिजिक्स से शुरू करें, मैथ से शुरू करें, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो भी तुम्हारी सुपर पावर है वहां से शुरू करो। अगर आपको लगता है कि आपने केमिस्ट्री बढ़िया से याद कर रखी है, बहुत बढ़िया समझ लिया है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, इसमें मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूं, तो केमिस्ट्री से शुरू कीजिए, फिर आप मैथ्स पे जाइए, फिर फिजिक्स पे जाइए। लेकिन यहां पे भी एक बात मैं अपनी कह देना चाहता हूं, है ना, अगर आप समझ पाए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जानबूझ के कोई एक टॉपिक इग्नोर कर देते, सर केमिस्ट्री और सॉरी सर केमिस्ट्री और फिजिक्स में इतना टाइम चला गया ना सर कि मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं बचा, देखवे नहीं किए कि सर क्या आया था पेपर में, है ना। बहुत सारे बच्चों की ये रिएक्शन होती है एग्जामिनेशन के बाद कि सर केमिस्ट्री में सर घंटा भर लग गया, फिर फिजिक्स में गए तो फिर वहां भी सर 1 घंटा से ऊपर निकल गया, और फिर उसके बाद सर हम थोड़ा बहुत इधर उधर करते रहे, फिर मैथ्स के लिए सर समय ही नहीं बचा, लास्ट में आधा घंटा बचा, आधा घंटा में सर 4-5 सवाल किए और 4-5 सवाल किए, उसके बाद फिर सर
उतना बढ़िया नहीं हो पाया मैथ्स। तो भाई अगर समय ही नहीं दोगे पेपर के अंदर, है ना, किसी एक सब्जेक्ट को मिस कर दोगे तो फिर तो नंबर कैसे आएंगे। यानी आप ये समझिएगा कि लास्ट में अपना वीकर सेक्शन मत रखिए, नहीं तो वो आपने जानबूझ के उसको बर्बाद कर दिया। तो आप मिडिल में अपना जो वीकर सेक्शन है वो रखिए, लेकिन टाइम लिमिट का ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए। अब मैं आपको ये स्ट्रेटजी बतलाने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने चित्रांग को भी बतलाई, है ना, जिसने AIR-1 2014 में लिया है और उसने इसको फॉलो किया और जबरदस्त रिजल्ट भी लेकर आया, है ना। तो आप उस चीज को फॉलो करने की कोशिश कीजिए कि जब आप जेईई मेन जैसे वो कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको पता है कि यार 3 घंटे लगने वाले हैं ना, 3 घंटे लगने वाले हैं। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने सपोज कर लो केमिस्ट्री पहले उठाई, तो मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है कि आप 40 से 45 मिनट में वाइंड अप करो। वाइंड अप मतलब जो होने लायक सवाल हैं, जो होने लायक सवाल हैं उसको खत्म कर दो, है ना बच्चों, जो होने लायक सवाल हैं उसको निपटा दो, है ना। वो सवाल मत छेड़ो पहले अटेम्प्ट में, पहले राउंड में वो सवाल मत छेड़ो, है ना। पहले राउंड में वो सवाल मत छेड़ो जो लग रहा है कि यार ये तो नहीं हिलने वाला है ना, उसको अभी स्किप कर दो, थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो। यानी 40 से 45 मिनट में जो होने लायक सवाल है उसको खत्म कर दो। इसी तरीके से इसमें भी कोशिश करो कि 45 से 50 मिनट में जो होने लायक सवाल है उसको निपटा दो। मैथ्स में करीब करीब आप मान के चलो कि 55 मिनट्स, है ना, तक आप कोशिश करो कि जो होने लायक सवाल हैं वो कंप्लीट करो। राउंड 1 की तो यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि फर्स्ट राउंड में ये बात हम इंश्योर कर लें कि एग्जामिनेशन पेपर से निकलने के बाद मैं ये नहीं बोलूंगा कि अरे यार ये तो सवाल बहुत इजी था, दिख जाता तो सॉल्व कर लेता। आप समझ रहे, आप ऐसे बहुत सारे बच्चे, है ना, इनफैक्ट मेरे साथ ही बहुत बार होता था कि पेपर देके निकला, है ना, पेपर देके निकला और फिर बाद में किसी फ्रेंड ने बताया कि यार ये सवाल, है ना, ये सवाल, फिर हमने देखा कि यार हाँ यार ये तो देख लिया होता तो हो जाता, है ना। और फिर बाद में ऐसे गिल्ट सी फीलिंग आती है कि यार फालतू में उस वाले टाइम में उस वाले क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया, अगर ये वाला सवाल दिख गया होता ना तो फटाक से हो जाता। मुझे तो नंबर स्कोर करना है ना, मुझे हार्ड और इजी थोड़ी सॉल्व करना है, मुझे वहां पे ईगो ईगो थोड़ी खेलना है बैठ के मेरे भाई। तो आप इस बात को समझिएगा कि द फर्स्ट राउंड जो है वो डेडिकेट होना चाहिए उन सवालों के लिए जो इजी टू मॉडरेट है, जो आप देखकर, और सबके इजी मॉडरेट अलग हो सकते हैं, ये भी बात है, ये भी बात है। कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि ये वाले चैप्टर्स इजी हैं और ये वाले टफ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पेपर के अंदर हमें पता चलता है कि इजी टू मॉडरेट वाले जो हैं वो 45 से 50 मिनट में कर लीजिए। फिर राउंड 2 में क्या कीजिए, अब राउंड 1 में मुझे समझ में आ गया है कि कौन से, है ना, जैसे देखो राउंड 1 में मैंने तीनों पेपर ट्राई कर लिए, अब मुझे समझ में आ गया कि कौन सा इजी है कौन सा टफ है। जैसे जेईई एडवांस में लास्ट ईयर फिजिक्स टफ निकली, तो अब राउंड 2 में मैं डेफिनेट सी बात है कि अगर मुझे अपना एग्रीगेट टोटल बढ़ाना है तो मैं फिजिक्स को नहीं छेड़ूंगा। फिजिक्स में अगर मेरे जो होने लायक सवाल हैं अगर वो हो चुके हैं तो अब मैं देखूंगा कि पेपर करते वक्त मेरी फील क्या बनी, कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए टफ दिख रहा है। तो मैंने बोला कि अगर फिजिक्स मेरे को टफ लगा तो मैं अब राउंड 2 में केमिस्ट्री और मैथ्स में से ज्यादा मार्क्स निकालने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि मेरा एग्रीगेट टोटल जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि मैंने बैलेंसिंग करके तीनों पेपर को अच्छे तरीके से इक्वली तैयार किया है। तो मैं अब इक्वली कैपेबल हूं तीनों ही पेपर करने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा कि राउंड 2 में मेरी कोशिश यही होगी कि अगर फिजिक्स का कोई एक आध सवाल है जो होने लायक है तो वो करूंगा, और नहीं तो फिर पूरा का पूरा ध्यान केमिस्ट्री और मैथ्स में देकर अपने टोटल को बढ़ाऊंगा। कोई बोले कि नहीं सर केमिस्ट्री टफ आई थी, है ना, तो फिर मैं फिजिक्स और मैथ्स में लगूंगा। कोई बोले कि नहीं सर मैथ्स टफ आई थी तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगूंगा। कोई बोले सर मैथ्स और केमिस्ट्री टफ आई थी तो मैं फिजिक्स में लगूंगा। मतलब मेरा स्ट्रेटजी यही होगा कि सबसे ज्यादा निचोड़ दूं नंबर। तो सेकेंड राउंड में मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं इस बात को दिमाग में रखूंगा कि एग्रीगेट टोटल को मैं कैसे एनहांस करूं, इंक्रीज करूं, एंड दैट विल बी द स्ट्रेटजी जो वर्क करने वाली है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, है ना। मैथ्स हार्ड जाता है वो अलग बात है, मतलब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैथ्स के लिए कितना प्रयास किया गया, है ना। हार्ड तो कोई भी जा सकता है आप पेपर से निकलो, लास्ट टाइम जब हम फीडबैक लेने बच्चों से पहुंचे थे तो वी वर एक्सपेक्टिंग, मतलब हम बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं शायद आरवाई सर के साथ गया था, है ना, आरवाई सर के साथ गया था मैं, नोएडा में था। पीडब्ल्यू ने बुलाया था उस दिन कि भाई एडवांस का वो है फीडबैक है।
तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं और आरवाई सर, की बिल्कुल मैथ्स के बारे में बच्चे वही बोलेंगे यार काफी कठिन थी, फिजिक्स के बारे में बोलेंगे यार इजी टू मॉडरेट थी, केमिस्ट्री के बारे में बोलेंगे हाँ यार होने लायक थी, है ना, वी वर एक्सपेक्टिंग दिस। लेकिन अचानक जैसे ही हमने पहले बच्चे से पूछा तो उसने बोला कि यार मैथ्स इजी आई थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे, फिर हम सर ने बोला कि लगता है पढ़ के नहीं गया था, ऐसे ही बोल रहा है सर आपको कुछ करने के लिए। तो ऐसी ऐसी बातें चल रही थी ना, मजाक मजाक की बात चल रही थी। लेकिन फिर जब दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, सभी ने बोला कि मैथ्स इजी था, फिजिक्स बहुत टफ आया, फिजिक्स बहुत टफ आया, तो फिर आर आई सर ने और हमने बोला कि यार इसका मतलब है कि इस बार कुछ चेंज हो गया है थोड़ा सा। तो यानी आप इस बात को समझिएगा कि आप किसी को हार्ड मान के नहीं रह सकते कि यार ये बिल्कुल हार्ड ही है ना, और ये बिल्कुल इजी आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। आपको एक बैलेंस पेपर को टारगेट करना है, ये सोचिएगा। यानी कि तीनों के तीनों पेपर्स, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपको एक इक्वल लेवल पर अच्छी तरीके से बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। आप इस बात को समझ पा रहे हो? आप इस बात को समझ पा रहे हो? राउंड 2 ऐसे खेलना है। ऐसे ही जब हम जे एडवांस का पेपर करेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 में कुछ भी नहीं होता है। आप देखोगे पेपर 1 में कोई बोलेगा मैथ्स इजी थी, पेपर 2 में से टफ थी, है ना, इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह की बातें आती हैं। तो उसके हिसाब से फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चेंज करना पड़ता है। और एक बात बताऊं, बहुत ईमानदारी से, बहुत दिल से बोल रहा हूं, है ना, इमोशनल मत होइए, है ना। बहुत बार क्या होता है कि हम पूरा पेपर बिगाड़ते हैं, पता है क्या, इमोशनल हो गए। हमसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमारा मन छोटा हो जाता है। हमसे 2 सवाल लगातार नहीं हुए, हमारा मन बहुत छोटा हो जाता है कि यार सर मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा था, मैं तो ब्लैकआउट हो गया। बेटा ये नहीं बनता है। आप तो ये मान के चलिए ना कि 1-2 सवाल नहीं बनेंगे तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल करने हैं। तो आप इस बात को समझिएगा, है ना, इस बात को समझिएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने ये कर दिया है। हाउ डू टॉपर्स डिसाइड वेदर टू स्किप अ क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि आपको देख के ही समझ में आ गया कि यार ये सवाल नहीं होने वाला है, या इस सवाल में लेंदी जाने वाला है, या ये वाला टॉपिक मैंने नहीं किया है, तो आपको उसको स्किप करना पड़ेगा, है ना। व्हाट इज द आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर गुड स्कोर? देखो मैं जेई मेन के हिसाब से मानता हूं कि ऐसे कोई फिक्स मार्क्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप 250 प्लस करते हैं या 220 प्लस करते हैं, 220 से ऊपर लेकर आते हैं, तो एक बढ़िया स्कोर हो सकता है। लेकिन फिर भी इसमें कभी कभी डाउट रहता है, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं एनटीए के द्वारा जो हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। कभी कुछ रैंडमनेस हो जाती है, कभी कुछ रैंडमनेस हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आप 220 प्लस या 250 के आसपास अगर स्कोर कर रहे हैं तो दैट विल बी बेटर, और उसके हिसाब से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, किस में 15 सवाल करने, किस में 20 सवाल करने, किस में 22 सवाल करने, उसके हिसाब से आपको डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है ना। हाउ मच टाइम शुड बी एलोकेटेड पर सेक्शन, मैंने फिर से बताया कि ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट में फोकस करना है और इस तरीके से काम करना है कि हर एक सवाल को हम कोशिश करें कि 3 से 5 मिनट का समय दें। अगर हो जाता है तो बेहतर है, नहीं होता है तो उसको बाद में हम फिर से री अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं करें कि किसी सवाल को 15 मिनट दे दिया और उसके बाद फिर अब पछता रहे हैं कि यार 15 मिनट दे दिया, बाकी सवाल नहीं हो पाएंगे, है ना। तो बस वही कहावत याद रखिएगा, अब पछतावे का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी टाइम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद पछताने और गिल्ट से, रिग्रेट से कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये स्ट्रैटेजी धीरे धीरे अपने मॉक टेस्ट में डेवलप करने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट फिगर आउट कि सबसे इजी क्वेश्चंस क्या है, उसके हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। व्हेन शुड यू मूव ऑन फ्रॉम ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना, ये तो मैंने अभी जस्ट आंसर कर ही दिया है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी इन द लास्ट 30 मिनट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको हम लोग आंसर करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लास्ट के 30 मिनट्स में, ठीक है। लास्ट के 30 मिनट्स, इवन मैं बोल रहा हूं कि लास्ट के 15 मिनट्स तक की हम बात कर लेते हैं, है ना, लास्ट के 15 मिनट्स तक की बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो मैंने देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अंडर प्रेशर इतना बढ़िया परफॉर्म करके आते हैं कि सर लास्ट के 15 मिनट में ना 5 सवाल कर दिए सर, सही है ना। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि यार सर लास्ट के 15 मिनट में कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या करें, है ना, पूरा 15 मिनट वेस्ट हो गया सर मेरा, तो है ना, ये जो लास्ट के 15 मिनट गए ना सर, वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है मेरा। मैं काफी डर जाता हूं, मैं साइकोलॉजिकली अपने आप को काफी वीक फील करने लगता हूं। तो दोनों तरह के बच्चे मिलते हैं ना, दोनों तरह के बच्चे मिलते हैं जो लास्ट के 15 मिनट में दे आर द वन जो डोमिनेट कर रहे होते हैं पेपर को, एंड ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर पेपर डोमिनेट कर जाता है और साइकोलॉजिकली दे फील वेरी वीक, है ना। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप इसको सॉल्व और अनसॉल्व के हिसाब से मत लिखिए। जैसे देखो 15 मिनट बाकी है,
अब आपको पता है कि आपने पूरे पेपर का एक चक्कर मार लिया है ना, अब आपने पूरे पेपर का एक चक्कर मार लिया है, आपको पता है कि कहां पे किस तरह के सवाल आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। तो अब आप ये 15 मिनट में आप ऐसे सोचो कि अगर आप एक सवाल को करने में 5 मिनट लेते हो तो आपको इस 15 मिनट में 3 क्वेश्चन मैक्सिमम करना है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप ट्राई करोगे तो ये आपकी नेचुरल स्पीड नहीं है। हो जाए अलग बात है, हो जाए अलग बात है, लेकिन अगर आप नेचुरल के बियॉन्ड जाओगे तो फिर तीनों के तीनों गलत ही होंगे या सॉल्व ही नहीं होंगे। तो 15 मिनट बाकी है, तो आप इस बात चीज को दिमाग में रखिए, साइकोलॉजिकली यू आर नाउ फिक्स कि अब हमको मैक्सिमम 3 सवाल करने और उसको भी सेलेक्ट करके करना है। ऐसा नहीं कि कुछ रैंडमनेस लगाना है। जैसे हमने सवाल किया था मान लीजिए, और हमें लगता है कि यार ये वाली चीज में ना मेरे को आता था लेकिन वो उस समय नहीं हुआ सॉल्व, तो आप उस सवाल को उठाइए और फिर उसको कीजिए, और उसको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट दीजिए या 3 मिनट दीजिए, 3 से 5 मिनट दीजिए। फिर से लगता है हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ऐसा कर करके 2-3 सवाल फिगर आउट करके रखिए कि लास्ट में ये 3 सवाल मुझे करने हैं, और उसको कर ले जाइए, है ना। हो सकता है उस 3 में 2 ही हो, या हो सकता है 3 में 3 हो जाए और लास्ट में 2 मिनट फिर से बच जाए, फिर एक सवाल और आप कर लीजिए। तो आपने 4 सवाल कर लिए 15 मिनट के अंदर। तो आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी डिजाइन करके जाइए कि लास्ट में मुझे पता है कि मैं इन 3-4 सवालों पे काम करने वाला हूं, सो दैट कि हम डरे नहीं। हमें पहले से पता है, हमने दिमाग को पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि लास्ट 3-4 मिनट्स दीज आर द क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू क्रैक, है ना, पहले से दिमाग में क्रैक है। तो ये एक कॉन्फिडेंट सोच होती है, ये एक स्ट्रेटेजिकल सोच होती है। ये नहीं होता कि यार सिचुएशन आ गया ऐसा, हम क्या करते हैं, हमसे तो नहीं हो पाया सर, है ना, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो इसको भी आपको अपने मॉक में फिगर आउट करते रहना है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब एक दिन में सॉल्व होगा, नो नो वे नो वे नो वे। ये लगातार प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और धीरे 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 आप जब इस तरीके से काम कीजिएगा तो ये चीज हैंडल हो जाएगी, ठीक है। इज अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चन बेटर? नो, नेवर, है ना। इस बात को समझिएगा। आप अगर अपने नेचुरल स्पीड से आगे जाके काम करते हो ना, सारे गलत होने वाले हैं, आप ध्यान रखिएगा। आपकी एक्यूरेसी बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने ऑप्टिमम पेस को पकड़िए, है ना, उसकी एक्यूरेसी के हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा कि यहां पे भी एक बैलेंस हमें फिगर आउट करना पड़ेगा बिटवीन एक्यूरेसी एंड स्पीड। ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के बीच का एक कोऑर्डिनेशन फील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर मैंने 2-2 मिनट में सारे सवाल चटकाने चालू कर दिए और 2-2 मिनट में सारे चटकाने चालू कर दिए, सारे गलत हो गए सर। तो आपको सवाल के हिसाब से 3 मिनट से 5 मिनट देना पड़ सकता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने में। कोई बोले सर हमसे तो नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा दीजिए, लेकिन एक्यूरेसी को मेंटेन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मुझसे कोई बोलता है कि पिक बिटवीन एक्यूरेसी एंड स्पीड, आई विल ऑलवेज गो बाई एक्यूरेसी, है ना, आई विल ऑलवेज गो बाई एक्यूरेसी। और मैं मेंटेन करूंगा ये कोशिश कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 5, या ज्यादा से ज्यादा अगर जाता है तो 7 मिनट। और हम बोल सकते हैं क्या कि 3 से 5 मिनट में अगर समझ में आ रहा है कि नहीं हो सकता तो छोड़ दें, और लग रहा है कि हो जाएगा तो 7 मिनट में उसको निपटाएं, और एक्यूरेसी का ध्यान जबरदस्त तरीके से रखें, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। हाउ कैन स्टूडेंट्स रिड्यूस सिली मिस्टेक्स? आपको डेली असाइनमेंट्स में फोकस बढ़ाना है ना। अगर आपको लगता है कि सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो रही है तो डेली असाइनमेंट्स में फोकस बढ़ाना है। और मैं आपको एक छोटी सी सलाह देता हूं यहां पे। हर एक 3 घंटे के बाद, जब आप 3 घंटे काम कर चुके हो, तो हर एक 3 घंटे के बाद आप अपने पूरे कार्य का अवलोकन कीजिए, मतलब रिव्यू कीजिए कि भाई 5 मिनट का रिव्यू लीजिए, 5 मिनट का रिव्यू, किसमें मैंने कितने गलत किए और किस वजह से गलत हुए। तो जब जब आप 5 मिनट का रिव्यू या 10 मिनट का रिव्यू डालोगे इसमें, तो आपके दिमाग में अलर्ट जारी हो जाएगा कि मैंने इस तरह की गलती की है, अगले 3 घंटे में ये गलतियां नहीं करनी है मुझे। और वो पेपर एनालिसिस से भी आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से सिली मिस्टेक को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज हेल्दी बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी, उस पर मैंने पहले ही बात कर ली। तो दीज आर द पॉइंट्स जो मुझे आज कवर करने थे आपके लिए, सो दैट कि आप एक विनिंग पेपर स्ट्रेटजी के साथ जाएं। और फिर से मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होने वाली हैं। यू विल हैव टू गो मॉक टेस्ट आफ्टर मॉक टेस्ट, एनालिसिस आफ्टर एनालिसिस। अपने वीक पॉइंट्स को लिखिए, वीक पॉइंट्स को जितना ज्यादा एक्सपोज कीजिएगा उतना बेहतर है, लेकिन अगर वीक पॉइंट्स को जितना छिपाइएगा उतना ज्यादा आप आगे चल के उसमें दिक्कत आएगी। तो क्या मेरी ये बातें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक बार लिख कर बतलाइए, सो दैट कि आज के सेशन को हम यहां खत्म करें, ठीक है भाई। आज पेपर स्ट्रेटजी के बारे में बात थी बेटा, ठीक है। चलिए फिर,
है ना। तो इन सब चीजों को एक बार और सुन लीजिएगा, अगर कहीं कोई लग रही है प्रॉब्लम तो इन सब चीजों को एक बार और सुन लीजिएगा। कभी रिवीजन सेशन के बारे में अगर यहां पे बात होगी तो हम जरूर करेंगे आपके साथ रिवीजन सेशन के बारे में बातचीत। एंड इफ इट वॉज वेरी गुड सेशन फॉर यू, और डेफिनेटली अगर इससे कुछ इंसाइट्स आपके डेवलप हुए हो, आपको पता चल गया कि यार ये पॉइंट्स में मुझे काम करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय।